तो रियल एस्टेट बिल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और साफ तौर पर इशारा करते हैं कि बिल्डर्स की मनमानी नहीं चलेगी और कंज्यूमर इज द किंग। क्या बदलाव हुए हैं मौजूदा बिल में, क्या बताया गया है? 500 स्क्वायर मीटर एरिया या फिर 8 फ्लैट वाले प्रोजेक्ट ही इसके दायरे में आते हैं। ये जो बदलाव किया गया है वो है, उससे पहले क्या था पुराने बिल में? दरअसल 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के प्रोजेक्ट इसमें पहले शामिल थे। मौजूदा बिल में अब क्या प्रस्ताव दिया गया? प्रोजेक्ट की 70% रकम अलग से अकाउंट में डालनी होगी। पुराने बिल में ये जो परसेंटेज थी वो सिर्फ 50% की रकम ही अलग अकाउंट में डालनी होती थी। उसके अलावा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में खराबी की जिम्मेदारी 5 साल होगी। ये मौजूदा बिल में ये प्रावधान दिया गया है, बल्कि और उसके मुकाबले पुराने बिल में स्ट्रक्चर में खराबी की जिम्मेदारी 3 साल की थी, वो अवधि बढ़ा दी गई है। मौजूदा बिल में क्या प्रावधान है? नोटिफिकेशन के 6 महीने के भीतर राज्यों को नियम बनाने होंगे। 6 मंथ्स का टाइम यहां पर दिया गया है। पुराने बिल में यही जो समय था वो 1 साल के भीतर नियम बनाने के लिए दिए गए थे। उसके अलावा और क्या बदलाव है? मौजूदा बिल में रेगुलेटर को 60 दिन में फैसला लेना ही लेना होगा। जो रेगुलेटर बनाया गया है, अदालतों के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। पुराने बिल में पहले 90 दिन में यह फैसला लेना था, तो बहुत ही जल्द क्विक कार्रवाई का रास्ता तैयार कर दिया गया है। मौजूदा बिल में एपेलेट ट्राइब्यूनल को 60 दिन में मामले निपटाने होंगे। वहीं पुराने बिल में 90 दिन में फैसले लेने की छूट थी। तो मामले के निपटारे के लिए जल्द से जल्द प्रावधान यहां पर किया गया है। तो वाकई यहां पर किस तरीके से बिल्डर्स लॉबी खत्म हो, कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये इस बिल में बताने की कोशिश की गई है इन तमाम प्रावधानों के जरिए। हमारे साथ 4 गेस्ट मौजूद हैं। चंद्रशेखर प्रभु, अर्बन प्लानिंग एंड हाउसिंग एक्सपर्ट, पंकज कपूर, एमडी लाइसेंस फॉरेस्ट, नवीन रहेजा, चेयरमैन एंड एमडी रहेजा ग्रुप, और हरप्रीत सिंह, ईडी द अंतरिक्ष ग्रुप। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस डिस्कशन में। सबसे पहले चंद्रशेखर प्रभु, आपके पास रियल एस्टेट बिल में जो बदलाव किए गए हैं उससे क्या साफ हो जाता है कि कंज्यूमर इज द किंग और बिल्डर लॉबी अब नहीं चलेगी, बिल्डर्स की मनमानी अब नहीं चलेगी? कितना फायदा? ये बिल्कुल आपकी धारणा गलत है, मैं समझता हूं। कंज्यूमर कौन है? जो फ्लैट खरीदता है। अब फ्लैट खरीदने वालों को फ्लैट की कीमत पोसानी तो चाहिए ना। रेगुलेटर क्या होता है, इसका मतलब कम से कम आप समझा करिए। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर होता है, वो क्या तय करता है? इलेक्ट्रिसिटी के दाम तय करता है। वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या तय करती है? पानी कितने दाम में दिया जाना चाहिए। टेलीकॉम रेगुलेटर क्या तय करता है कि कितने दाम में टेलीफोन का बिल या एक टेलीफोन का कितने दाम में होना चाहिए। पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या तय करती है कि पोर्ट में डॉकिंग के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। आपको एयरपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, एयरपोर्ट का क्या दाम होता है। लेकिन हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी में कितने दाम में फ्लैट बेचना चाहिए और वो फ्लैट के दाम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, ये उनके दायरे के बाहर है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात यह है कि हाउसिंग, ये सिर्फ केंद्र सरकार का बिल है, लेकिन इसमें ज्यादातर ये लिखा है कि राज्य सरकार को इसके ऊपर लॉज इंप्लीमेंट करने हैं। अब महाराष्ट्र राज्य क्या है और राज्य में जितने भी है, महाराष्ट्र में ज्यादातर जो डेवलपमेंट, चंद्रशेखर जी, हम दरअसल यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स के साथ जो धोखाधड़ी के मामले सामने आते थे, प्रोजेक्ट्स में देरी होती थी, उसके बावजूद उन्हीं को ज्यादा रकम चुकानी पड़ती थी। अब ये जो नए प्रावधान सामने आए हैं उस पर रोक लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी? बिल्कुल नहीं लग पाएगी, क्योंकि कंज्यूमर कौन है आप समझ लीजिए। वो मैं जो कह रहा था, आपने मुझे बीच में रोक लिया। बॉम्बे में फ्लैट की कीमत क्या है? कम से कम फ्लैट की कीमत 1-1.5 करोड़ है, ज्यादा से ज्यादा फ्लैट की कीमत 40 करोड़ है। इन कंज्यूमर का प्रोटेक्शन आप देंगे, गरीब का क्या होगा? गरीब को इस बिल में से क्या मिलने वाला है? मुझे एक चीज बताइए, कौन से गरीब को बॉम्बे में फ्लैट खरीदने की ताकत है, पूना में फ्लैट खरीदने की ताकत है, नागपुर में फ्लैट खरीदने की ताकत है? चंद्रशेखर जी, हम सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश भर की बात कर रहे हैं। अगर ये प्रावधान लागू होते हैं तो सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे देश में लगेगी। चलिए यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी। पूरा मुझे बात नहीं करने देते, आप बात ही करते जा रही है, तो कैसे बात चलेगी? यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने कहा कि फायदा यहाँ पर साफ तौर पर नहीं होगा।
एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि मैं बाकी गेस्ट से भी लेना चाहूंगी, आपके पास में फिर जरूर आऊंगी चंद्रशेखर जी। नवीन रहेजा, यहां पर जो नए प्रावधान सामने आए हैं, आपको लगता है इससे बिल्डर्स पर सख्ती की गई और कंज्यूमर को फायदा मिलेगा इससे ज्यादा से ज्यादा? देखिए, एक अच्छी कंपोजिट मैकेनिज्म की जरूरत थी। रेगुलेटर को लाना तो बहुत जरूरी था कंट्री में, और रेगुलेटर को लाके मेरे ख्याल से कम डेवलपर और कंज्यूमर में एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है जिससे उनकी जो शिकायतें हैं म्यूचुअली आपस में सॉर्ट आउट होती हैं। इससे मार्केट में कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि जैसा मोदी जी का आपने दिखाया, सारी जिंदगी की कमाई अगर कोई लगाता है किसी डेवलपर के पास, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बननी जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बिल के अंदर बिल का आना बहुत जरूरी था। इट इज ए गुड स्टेप। ये रोक लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, लेकिन रोक के साथ साथ जिस फॉर्म में ये बिल पास किया जा रहा है, ये इंडस्ट्री को भी डैमेज करेगा। क्योंकि अगर आप 70% पैसा अगर मुंबई को देखें या दिल्ली को देखें, अच्छे बड़े सिटीज में देखें, तो 70% से ज्यादा पैसा तो लैंड की परचेज में चला जाता है। और अगर आप उस पैसे को आगे प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन के लिए अगर सिर्फ 10% पैसा चाहिए बैलेंस, तो आपको उसको एस्क्रो करना चाहिए था, जिससे कंस्ट्रक्शन पूरी होकर डिलीवरी हो जाए। तो कुछ प्रावधानों से आप इत्तेफाक रखते हैं, कुछ से नहीं रखते। यहाँ पर 5 साल के लिए नवीन जी, यहाँ पर मैं क्विकली हरप्रीत सिंह का भी रिएक्शन ले लेना चाहूंगी। हरप्रीत, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, इससे क्या बदलाव होंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो रियल एस्टेट एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है। अगर हम आज की डेट में बात करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स की हो, चाहे इंश्योरेंस की हो, या किसी चीज की भी बात हो, शुरू में कोई भी सेक्टर अगर शुरू होता है तो बहुत अनऑर्गेनाइज होता है। तो एक अथॉरिटी का बहुत जरूरी है होना उस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। Of course, this is a very, very welcome and a positive step that the government has taken. It will ये पूरे सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेके आएगा चीजों को लेके। बिल्डर विल बी मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द कस्टमर्स एंड दे विल बी मोर आंसरेबल टुवर्ड्स द प्रोडक्ट दे आर डिलीवरिंग टू द कस्टमर्स। जी हरप्रीत, थैंक्स इस आंसर के लिए, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न मेरा पंकज कपूर से भी है। पंकज, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में ये प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर एज किंग की यहां पर इस शो में बात कर रहे हैं, आपको लगता है वाकई फर्क पड़ेगा, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी पूरे सिस्टम में? बिल्कुल आएगी। अगर आप इस बिल का तात्पर्य समझिए तो इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तरफ से इसने ट्रांसपेरेंसी को लाने की कोशिश की है, इसमें अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत थी मार्केट में, तो वो है। और तीसरा, ये एक सिस्टम में एफिशिएंसी पैदा करेगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, मैं बिल्कुल उनसे एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि आज जो है हमारे पास एक हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री है और उसके बावजूद इन्वेंट्री बढ़ रही है। और कारण यह है कि ये जिस हिसाब से जो रियल एस्टेट की नीड को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है रेदर देन उसको कैटर करना, उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी कम है। ये जो आएगी ट्रांसपेरेंसी एक असर करेगी कारपेट एरिया पे माल बिकने का, और एक ये सबसे बड़ा डिसेप्शन था, इकोनॉमिक डिसेप्शन था, जो सारे डेवलपर एक्सप्लॉइट करते थे। आज मैं 1000 स्क्वायर फीट का घर खरीद रहा हूं और उसका कारपेट एरिया 500 होता है आज के दिन, और 550 होता है। अलग अलग डेवलपर अलग अलग अपनी डेफिनेशन के हिसाब से बेचते थे। कंज्यूमर जो है वो बड़े डार्क में घर खरीदता था, तो उस तरीके की चीज आने वाली है। दूसरा ये है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात कीजिए, आज हमारे पास करीब 42% सप्लाई है, जो करीब 2 साल 2.5 साल के डिले के ऊपर चल रही है, और कंज्यूमर इससे बहुत परेशान है। और कारण यह है कि जो डेवलपर जो कमिटमेंट करते हैं वो 2 कारणों से होता है। एक तो वो अपने पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी लैंड खरीदने के लिए, तो वो जो प्रोजेक्ट्स में उनका कमिटमेंट होना चाहिए था वो नहीं होता। और दूसरा है सैंक्शनिंग अथॉरिटी से भी उनको अप्रूवल समय पे नहीं मिलता है। लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट से कंज्यूमर जो है वो जो है उसको प्रॉब्लम होती थी। बट इसका एक सबसे बड़ा जो तारुफ मैं डालना चाहता हूं वो ये है कि जो डिले है इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट टोटल कंट्री पे पड़ता है। हम एक तरफ बात करते हैं कि रियल एस्टेट
जो है वो जीडीपी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लेकिन कंट्रीब्यूटर तब है जब समय पे काम हो, समय पे कंस्ट्रक्शन टाइमली हमारा नहीं हो रहा है और टाइम पे खत्म होना प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। आपके पास दोबारा से जरूर आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है, हमारे सारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए इस डिस्कशन में, कि अगर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल पास हो जाता है तो ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। ग्राहकों की अक्सर ये शिकायत होती है कि बिल्डर पोजेशन में देरी करते हैं या फिर वादे के मुताबिक सुविधाएं नहीं देते, जो कि अभी पंकज बात कर रहे थे टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट की, और कई बार छोटी छोटी चीजों को भी मुद्दा बनाकर बिल्डर बुकिंग रद्द भी कर देते हैं। और अक्सर यह भी शिकायत होती है कि अग्रीमेंट एक तरफा होता है। नए बिल में बिल्डर्स के ऐसे तमाम तौर तरीकों पर रोक लगेगी। देखिए पहली रिपोर्ट। नोएडा के रहने वाले प्रवीण अहलूवालिया ने रिटायरमेंट में रेगुलर इनकम की व्यवस्था के लिए सेक्टर 153 में 2010 में ऑफिस स्पेस खरीदा। बुकिंग के वक्त बिल्डर ने हर महीने 12% एश्योर्ड रिटर्न का वादा किया था। अहलूवालिया को 2012 तक 17,000 रुपए हर महीने मिले भी, लेकिन उसके बाद बिल्डर ने भुगतान बंद कर दिया। इन्होंने जो है ये अपना 2012 से एश्योर्ड रिटर्न देना बंद कर दिया और उसके बाद प्रोजेक्ट भी डिले होता रहा, और सडनली 2012 में इन्होंने कुछ लेटर फ्लोट कर दिए कि साहब आप आके पोजेशन ले लीजिए। अब जब वहां पे पोजेशन लेने गए तो आप यकीन करेंगे कि पूरा कोई ग्राउंड फ्लोर पे फर्श नहीं बना हुआ है। जी मीडिया ने जब डेवलपर अर्बटेक से बात की तो बिल्डर ने अहलूवालिया को ही दोषी ठहराते हुए कहा कि एग्रीमेंट में एश्योर्ड रिटर्न देने की बात एक निश्चित समय तक लिखी गई थी। इसमें एश्योर्ड रिटर्न में कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी। वो कंफ्यूजन कस्टमर की तरफ से भी हो सकती है, वो कंफ्यूजन डेवलपर की तरफ से भी कई बार हो जाती है। उसमें क्या होता है कि कस्टमर्स ये सोचते हैं कि ये जो एश्योर्ड रिटर्न प्लान है ये मुझे अनलिमिटेड पीरियड के लिए दिया जा रहा है, जबकि जो टर्म्स होते हैं एश्योर्ड रिटर्न के वो हमेशा टाइम फिक्स्ड होता है उसका। ये मामला सिर्फ प्रवीण अहलूवालिया या नोएडा का ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसे मामले आम हैं। मुंबई में लोढ़ा डेवलपर्स के एटर्निस प्रोजेक्ट के दर्जनों ग्राहकों को इसी साल सड़क पर उतरना पड़ा। ग्राहकों ने 2010 में एटर्निस फ्लैट की बुकिंग कराई थी। उन्हें 2013 में पोजीशन मिलना था, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। ग्राहकों से कहा गया कि वो या तो बुकिंग रद्द कराएं या मार्केट रेट पर दूसरे प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदें, लेकिन बाद में उसी जगह पर सुपरनोवा नाम से नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। देरी के पीछे लोढ़ा ग्रुप ने जी मीडिया को सफाई दी थी कि प्रोजेक्ट की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ था, जिसकी वजह से देरी हुई। बाद में अवैध कब्जा हटने पर नए सिरे से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। मुंबई की एक और रियल एस्टेट कंपनी ओबेरॉय रियल्टी के खिलाफ ग्राहकों ने लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराई। ग्राहकों का आरोप था कि बिल्डर ने ओबेरॉय स्प्लेंडर प्रोजेक्ट में अग्रीमेंट किए गए वादे से कम एरिया का फ्लैट दिया। हालांकि ओबेरॉय बिल्डर्स ने जी मीडिया को दी सफाई में कहा कि आरोप गलत है। इसमें दो राय नहीं कि बिल्डर छोटे हों या बड़े, ग्राहकों की शिकायतें निपटाने के मामले में सबका रवैया एक जैसा ही रहता है। रियल एस्टेट बिल के कानून बन जाने पर बिल्डर जानबूझकर ऐसी गलतियां करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मुंबई से अनुराग शाह के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, दिल्ली। तो तभी हम कह रहे हैं कंज्यूमर इज द किंग, और अब जो नए प्रावधान सामने आए हैं उससे गलतियों की गुंजाइश भी कम होगी, लेकिन सावधान रहने की फिर भी जरूरत है। और ये सब जानने की जरूरत है कि अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, उस समय क्या सावधानियां बरतें। ये कुछ पॉइंटर्स हम आपके सामने लेकर आए हैं। ब्रोशर नहीं, बिल्डर से अप्रूव्ड लेआउट मैप जरूर मांगे, बिल्डर से बातचीत कीजिए। दरअसल अप्रूव्ड जो लेआउट वो है क्या, अप्रूव्ड लेआउट मैप में वास्तविक एरिया का जिक्र होता है, जो ओरिजिनल एरिया है वो उसी में होता है। बिल्डर से ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जरूर मांगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में सभी मंजूरियों का जिक्र होता है, सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। बिल्डर के लुभावने ऑफर की पूरी जांच पड़ताल कर ले। घर खरीदने से पहले यह सबसे जरूरी बात है जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। जमीन के मालिकाना हक की पूरी जानकारी जरूर हासिल करें, यह आपका अधिकार है। कीमत को लेकर बिल्डर से अच्छी तरह से मोलभाव करें, यह भी आपका अधिकार है जो आप कर सकते हैं। साथ ही बिना पढ़े बिल्डर के साथ अग्रीमेंट साइन कतई ना करें। अपनी रिसर्च प्रॉपर्ली कीजिए उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर घर के बारे में। कम रेट पर प्रॉपर्टी मिल रही है तो जांच करें और सावधानी बरतें। सिर्फ कम रेट की प्रॉपर्टी के पीछे मत जाइए, यह भी देखिए कि आपके लिए सही भी है कि नहीं। सभी तरह की हिडन कॉस्ट की पड़ताल कीजिए कि जो कॉस्ट आप दे रहे हैं उसके अलावा और कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो उसमें लगाई गई है जिसका आपको पता ही नहीं है।
तो वाकई ये सावधानियां बरतने की जरूरत है। और यहां पर मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगी नवीन रहेजा से। नवीन, अब जो ये सामने प्रावधान आए हैं उससे जो नए प्रोजेक्ट्स पे उस पर क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर कारपेट एरिया से आप लेते हैं तो अपार्टमेंट का पार्ट तो आप कारपेट एरिया से ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें अमेनिटीज नहीं होती है, और एक लग्जरी प्रोजेक्ट है उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी अमेनिटीज होती हैं, क्लब्स होते हैं, लॉबीज होती हैं, बड़ी बड़ी लिफ्टें वगैरह होती हैं और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती हैं, तो एग्जैक्ट कारपेट एरिया का मापदंड जो है उसके अलावा मेरे ख्याल से डेवलपर्स जो है इसमें फैसिलिटीज को सेपरेटली चार्ज करेंगे। जहां तक मेरे को समझ में आती है कि भाई आपका पार्किंग का एरिया है तो आप पार्किंग डेफिनेटली सेपरेटली चार्ज करेंगे, और आपका अपार्टमेंट का पार्ट वो नहीं होगा। ये बिल में लिखा हुआ है। और ज्यादातर चीजें जो मैं ये देखूं तो ओवरऑल जो है ये हेल्प करेगा। ये जो नए नॉर्म सेट होंगे, नई डेफिनेशन सेट होगी, नए एग्रीमेंट सेट होंगे दोबारा से, और हर कोई चीज जो है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है प्रोजेक्ट में वो डेवलपर जो है उस पैसे को तो निकालेगा ही। तो क्या रियल एस्टेट सेक्टर में भी बूस्ट आने की उम्मीद है इससे, क्योंकि टाइमली यहां पर प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो जाहिर तौर पर इस पर क्विक रिएक्शन पंकज कपूर आपसे लेना चाहूंगी। ये तो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि टाइमली अगर प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो आकर्षित होंगे, क्योंकि उनके लिए अच्छी खबर है ये। बिल्कुल ही होंगे। देखिए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं सोचता हूं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा एंड यूज ही जो है अगर हम उसे सर्व कर सकें। आज हमें 8 करोड़ घर बनाने की जरूरत है, हमारे हाउसिंग फॉर ऑल के एक उद्देश्य को जो है पूरा करना है। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि हमारा ये रेगुलेटरी बिल जो है ये प्राइस में हेल्प करेगा, उसे मॉडरेट करने में, एक कंज्यूमर को इनेबल करेगा कि घर खरीद सके, जो आज के दिन नहीं हो रहा है। आज एक्चुअली हमारे पास कोई डिमांड की डर्थ नहीं है, हमारे पास बहुत डिमांड है। आज का प्राइस ऐसा हो गया कि वो डिमांड मीट नहीं हो सकती, और यही कारण है इन्वेंट्री बढ़ती चली जा रही है। जो ये पारदर्शिता आएगी, इससे एक चीज ये होगी कि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो अब्यूज होता है रियल एस्टेट का, वो खत्म हो जाएगा। यही है जस्ट आज की चर्चा का कि जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, सबसे बड़ा जो यूज होता है, जो गलत इस्तेमाल एक तरीके से कहा जा सकता है होता है पैसों का भी और साथ ही साथ इमोशंस का भी, क्योंकि जब कोई नया घर खरीदने जाता है उसके उससे के साथ इमोशंस भी जुड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, चंद्रशेखर प्रभु, पंकज कपूर, नवीन रहेजा और हरप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खास चर्चा में। और इस बीच हम आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है। यूबी ग्रुप के चेयरमैन विजय